गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज, और आज हम अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहेगा। इससे पहले मैं 19 प्रैक्टिस सेट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से चेक कर सकता है। हमारे 19 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएंगे और उनको देख सकता है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए आज के अपने इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सतकुंबा तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है सतकुंबा तीर्थ के बारे में। तो आपको पता है हरियाणा में बहुत सारे तीर्थ हैं और सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं तीर्थ की बात करूं तो एक तीर्थ आपने सुना होगा किस नाम से, तो ध्यान रखेंगे हटकेश्वर के नाम से। तो आपको यह बताना, ये जो हटकेश्वर तीर्थ है ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा। एक तीर्थ आता हमारा राजपुरा भैन तीर्थ, ठीक है। तो राजपुरा भैन के नाम से तीर्थ है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक तीर्थ आता हमारा जामिनी तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? जामिनी तीर्थ के बारे में ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास तीर्थ आता है मुजाउता के नाम से। ये मुजाउता तीर्थ है, ये हमारा कहां पे रहने वाला, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक तीर्थ आता है प्राची तीर्थ, ये कहां पे रहेगा? प्राची तीर्थ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक तीर्थ आता है नरकात्री तीर्थ। कौन सा? नरकात्री तीर्थ है, ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? एक हमारे पास तीर्थ आता है बरहा तीर्थ। बरहा तीर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इन्हीं तीर्थों के बारे में हम आंसर कर लेते हैं। देखो, अगर मैं हटकेश्वर तीर्थ की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये हमारा कहां पे रहेगा, तो ये हरियाणा के होट गांव में रहेगा। कौन से गांव में? होट गांव में स्थित है, जो कि हमारा जींद जिले में आता है। किस जिले में? जींद जिला, जिसको हम दुग्ध नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे हटकेश्वर तीर्थ। इसी को 68 संगमों का तीर्थ भी कहा जाता है। क्या? 68 संगमों का क्या कहा जाता है? इसको तीर्थ कहा जाता है। एक हमारे महर्षि थे जिसका नाम था दधीचि ऋषि। कौन है? दधीचि ऋषि। आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो दधीचि ऋषि है उसकी तपोभूमि क्या हुई है, तो ध्यान रखेंगे वो हटकेश्वर तीर्थ है, यहीं से संबंधित थे। कौन है? दधीचि ऋषि, ठीक है। यहीं पे तप किया था और इसी हटकेश्वर तीर्थ को 68 संगमों का तीर्थ भी कहा जाता है। उसके बाद अगला आता राजपुरा भैन तीर्थ है। तो ये राजपुरा भैन एक गांव रहेगा जींद जिले का। और ध्यान रखेंगे क्यों फेमस है, क्योंकि बताया जाता है हरियाणा में ये एक ऐसा गांव है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप देखते होंगे जैसे किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को हम कहां पे विसर्जन करते हैं? उसका गंगा में विसर्जन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का ये ऐसा गांव है जिसको श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां पर जो व्यक्ति मरते हैं उनकी अस्थियां है उनका विसर्जन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आशीर्वाद प्राप्त गांव रहेगा। कौन सा? राजपुरा भैन। तो राजपुरा भैन तीर्थ कहां पे हो गया? ये जींद जिले में हो गया। जामिनी तीर्थ की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये भी हरियाणा के जींद जिले में रहेगा। और जामिनी तीर्थ की क्या खास बात है, तो ये किस जो ऋषि है उससे संबंधित रहेगा। एक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जगदामिनी ऋषि, ठीक है। तो हरियाणा में एक ऋषि हुए हैं और उनका नाम ध्यान रखेंगे कौन सा, तो ध्यान रखेंगे जगदम्नि ऋषि। और ये जो जगदम्नि ऋषि है इन्हीं से संबंधित हो जाएगा हमारा कौन सा तीर्थ है? जामिनी तीर्थ। मुजावता तीर्थ है, ये निरंजना गांव में रहेगा, जींद में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे मुजावता तीर्थ है, ये हमारा जींद जिले में स्थित है। अगर मैं प्राची तीर्थ की बात करूं तो ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र में रहेगा। अपने हरियाणा की धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है किसको? कुरुक्षेत्र को। वहीं पे स्थित रहेगा कौन सा? प्राची तीर्थ। और ये जो प्राची तीर्थ है इसकी खास बात ध्यान रख लेंगे, इसको घुमा के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारे भीष्म पितामह थे उसी की माता थी। क्या? भीष्म पितामह उसी की माता थी। कौन? गंगा। और ये जो गंगा है, माते गंगे के द्वारा अपने पाप धोने का काम किया था इस स्थान पे, उसी को कहा जाता है क्या? प्राची तीर्थ। उसके बाद आता है नरकात्री
तीर्थ है, और ध्यान रखेंगे नरकात्री तीर्थ भी कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और ये जो नरकात्री तीर्थ है इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बाण गंगा तीर्थ। नरकात्री तीर्थ को ही किसके नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसी को हम बाण गंगा तीर्थ भी कह देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे बाण गंगा, यानी कि आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता है कि जो अर्जुन थे उन्हीं अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह के लिए धरती में तीर चला के, बाण चला के गंगा की धार निकाली गई थी, और उसी स्थान पर, उसी जगह को हमने नाम दिया क्या, नरकात्री तीर्थ का। ठीक है, तो ये संबंध जरूर ध्यान रख लेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है बराह तीर्थ कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये बराह तीर्थ है, ये रहेगा हमारा जींद जिले में। ठीक है, जींद जिले में भगवान विष्णु के यहां पर 12 अवतार, 12 छोटे अवतार, ध्यान रखेंगे किसके, भगवान विष्णु के यहां पर 12 छोटे अवतार है, 12 छोटे अवतार है वो देखने को मिलते हैं। ध्यान रखेंगे कहां पर ये मिलते हैं, हमारे ये जींद में। ठीक है, बराह तीर्थ पर, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो सतकुंभा तीर्थ है ये हमारा कहां पर रहेगा, सतकुंभा तीर्थ की बात करें तो ये हमारा सोनीपत में रहेगा। कहां पर, सोनीपत में रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन शायद मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, किसके बारे में, शतकुंभा का मेला पढ़ाया था आपसे, किसका, शतकुंभा का मेला। और ये जो सतकुंभा का मेला है ये कहां पे लगता है, ये लगता है खेड़ी गुज्जर गांव में। ठीक है, किसमें, खेड़ी गुज्जर गांव में। और ये जो खेड़ी गुज्जर गांव है ये भी कहां पे रहेगा, सोनीपत में। कहां पर, सोनीपत में। एग्जाम में प्रॉपर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, वैसे तो हम तीर्थ पढ़ रहे हैं लेकिन स्थान का नाम आ गया तो आपके दिमाग में कंफ्यूज आएगा। और वो क्या, वो भी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, किसके बारे में, खेड़ी सुल्तान के बारे में। ये जो खेड़ी सुल्तान नामक स्थान है ये हरियाणा के झज्जर जिले में रहेगा। कहां पे रहेगा, झज्जर में रहेगा। और यहीं से पंडित बस्ती राम का संबंध है। किसका संबंध है भाई, पंडित बस्ती राम का संबंध। ये पेपर में पूछा जाता है कि पंडित बस्ती राम का संबंध कहां से रहेगा, तो वो हमारा खेड़ी जो सुल्तान गांव है झज्जर जिले का, वहीं से इसका संबंध रहेगा। ठीक है, हंस डहर की अगर बात पूछे तो हंस डहर भी हमारा कहां पे रहेगा। चलो एक तीर्थ मैं और बता देता हूं कि जो हंस डहर तीर्थ है ये हमारा कहां पे रहेगा, जींद जिले में रहेगा। कौन सा, हंस डहर तीर्थ। बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा है ना, वो कर्दम मुनि ऋषि की जब शादी हुई थी उसमें क्या आए थे, वो हंस पर बैठ के आए थे, इसीलिए इसका नाम हो गया हंस डहर तीर्थ। कहां पे रहेगा, ये जींद जिले में रहेगा। कर्दम मुनि कौन थे, तो आपने कपिल मुनि का नाम सुना है, कपिल मुनि, कपिल नगरी जो कि हमारी कलायत कैथल से संबंधित थे। कौन है, कपिल मुनि, उसी के पिता हुए हैं कौन है, कर्दम मुनि। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है। मतलब कि भाई जो खुम्बी यानी कि जो मशरूम का उत्पादन होता है उसमें हरियाणा का नंबर 1 स्थान कौन सा जिला लगता है, यह आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं मशरूम की बात करूं तो ध्यान रखेंगे मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला ध्यान रखना है, प्रथम जिला। और ये प्रथम जिला कौन सा होने वाला है। अब देखो बहुत सारी सब्जियां और फल अपने हरियाणा में होते हैं, ध्यान रखेंगे केला और सेब, केला व सेब का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे अमरूद के बारे में, अमरूद का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है। इसके अलावा आंवले का उत्पादन, किसका, आंवले का उत्पादन कहां पर होता है। आंवले के साथ साथ मैं बात करूं आलू के बारे में, किसके बारे में, आलू का उत्पादन हरियाणा में कहां पे होता है। एक आता हमारे पास धनिया, धनिया का उत्पादन कहां पे होता है। इसके अलावा आप किसके बारे में पढ़ते हैं, हल्दी, हल्दी का उत्पादन कहां पे होता है। अगर मैं मिर्च की बात करूं तो मिर्च का उत्पादन कहां पर होता है। इसके अलावा अगर प्याज की बात की जाए तो हरियाणा में प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस जिले में होता है। ठीक है, प्याज के बारे में बताएंगे। और भी अगर बात की जाए तो एक लहसुन आता है ना, लहसुन, और लहसुन को मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लहसुन का जो उत्पादन है ये हरियाणा के किस जिले में होता है। तो चलिए इतना अगर आप बता दोगे तो काफी है। चले भाई कुछ बच गए वो अगली क्लास में कर लेंगे। अब देखो भाई अगर आपुन बात करें किसकी, आपुन बात करें मशरूम के उत्पादन की, और हरियाणा का जो प्रथम जिला है वो कौन सा हो जाएगा, सोनीपत। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, सोनीपत। और सोनीपत का वो जो गांव है ना फेमस है, जहां पे सबसे उत्तम क्वालिटी का मशरूम होता है, तो वो होता है कौन सा, खूबड़ू गांव
गांव का नाम ध्यान रखेंगे, किस गांव का? खूबड़ू गांव का। और ये खूबड़ू गांव कहां पे रहने वाला हमारा? तो ध्यान रखेंगे सोनीपत जिले में रहेगा, खूबड़ू गांव सोनीपत। और मशरूम के जो उत्पादन है उसमें जो हमारा अग्रणी जिला है वो कौन सा हो जाएगा? सोनीपत हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसके बारे में? केला और सेब के बारे में, तो इसका उत्पादन सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे फतेहाबाद में। किस जिले में? फतेहाबाद में ध्यान रखेंगे। अमरूद की अगर बात की जाए तो भाई अमरूद होता है करनाल जिले में। कौन से जिले में? करनाल जिले में। इसी प्रकार से लहसुन भी ध्यान रख सकते हो, कौन सा जिला होगा वो हमारा? वो भी हमारा करनाल जिला होगा। अगर मैं बात करूं किसकी? आंवले की, तो आंवला कहां पे होता है भाई? ये सिरसा जिले में। कहां पर है? सिरसा जिले में। और सिरसा जिला जब ऑप्शन में ना हो और आंवला के बारे में पूछ लिया जाए तो सेकंड जिले पे हम जाएंगे, कौन से पे? हिसार जिले पे, ठीक है, हिसार पे। अगर आलू की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये रहेगा हमारा जिला वही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भाई साहब क्या होता है हमारे पास? आलू। अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई सब्जी के मामले में हरियाणा का मतलब हरियाणा में कौन सी सब्जी है जो सबसे ज्यादा होती है, तो वो आलू ही है जो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आलू का उत्पादन तो हमारे कुरुक्षेत्र में होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके बारे में? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में। किसके बारे में? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में। तो उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। आलू प्रौद्योगिक, ध्यान रखेंगे, आलू प्रौद्योगिक केंद्र। और आलू प्रौद्योगिक केंद्र है ये हमारा निल्लो खेड़ी में रहेगा। कहां पर है? निल्लो खेड़ी में रहेगा। कल भी हमने निल्लो खेड़ी का जिक्र किया था, याद है ना? कल भी हमने जिक्र किया था निल्लो खेड़ी का। निल्लो खेड़ी अपने जो करनाल है इसकी आरक्षित विधानसभा सीट रहेगी। निल्लो खेड़ी में क्या है? निल्लो खेड़ी में हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निकल जो स्कूल है गुरु ब्रह्मानंद को समर्पित, वो स्थापित हुआ था। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पॉलिटेक्निकल कॉलेज। और निल्लो खेड़ी में ही हरियाणा ग्रामीण जो विकास संस्थान है 1990 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका काम हरियाणा के प्रत्येक गांव को आदर्श गांव का दर्जा देना है, उसकी स्थापना भी कहां पे हुई थी? निल्लो खेड़ी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पे रहेगा हमारा? निल्लो खेड़ी। जबकि आलू का उत्पादन कहां पे होता है? कुरुक्षेत्र में। धनिया का उत्पादन कहां पे होगा? यह भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। धनिया का उत्पादन कहां पे भाई? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। अब देखो भाई हल्दी के बारे में आ जाओ। हल्दी का उत्पादन कहां पे होता है? तो ये यमुनानगर में होता है। कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है। ध्यान रख लेंगे किसका उत्पादन है? हल्दी का उत्पादन। लेकिन ध्यान रखेंगे हल्दी से संबंधित है हमारे पास एक प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा। जिस प्रकार आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए हल्दी प्रोसेसिंग, क्या? हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। और हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की अपन बात करें ना तो ये रादौर में रहेगा। कहां पर रहेगा? रादौर में। और रादौर किस जिले में पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे रादौर आएगा हमारे हरियाणा का यमुनानगर जिला। हरियाणा का यमुनानगर जिला। इसमें क्या रहेगा? हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट रादौर यमुनानगर में। समझ गए? इसकी स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे हल्दी प्रोसेसिंग है, इसका जो स्थापना वर्ष है वो 2009 रहेगा। क्या रहेगा? 2009 रहेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात आती है मिर्च। मिर्च भाई हल्दी मिर्च एक साथ हो गई तो मिर्च का उत्पादन भी कहां पे होगा हमारा? यमुनानगर में। प्याज का उत्पादन कहां पे होता है? तो पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी है अंबाला को। और दूसरे नंबर पे हम कहां पे आ जाएंगे? गुरुग्राम पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? गुरुग्राम पे। तो हमारी जो मिर्च है इसका उत्पादन कहां पे होता है? तो ना सॉरी इसका क्या नाम है हमारा? ये क्या था? प्याज। प्याज का उत्पादन कहां पे होता है? तो ये अंबाला प्रायोरिटी पे आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो हमारा जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? आवाज सही आ रही है भाई? ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई। तो इसको आप ध्यान रख लेंगे प्याज के लिए। अगर गोभी पूछ ले गोभी के बारे में तो गोभी भी कहां पे रहेगी? ये अपनी सोनीपत में रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ोगे ना, बिल्कुल कनेक्ट करोगे तो चीजें लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। पेपर में आप कभी मार नहीं खाओगे। और वैसे आपने पढ़ रखा है, एक बार सारा पढ़ रखा, मैं बार बार कहता हूं, एक बार आपने सारी चीजें पढ़ रखी है तो पेपर में ये चीजें कंफ्यूज कर जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पीलिया भाई, पीलिया आपको पता ही है ना। और पीलिया कब है? तो भाई ये पुत्र के जन्म पर। कब? पुत्र के जन्म पर। समझ गए? बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? और जन्म पर तो आप सभी को पता है कि बच्चे की जब छवी होती है यानी कि चठी होती है तो उस समय पे हम कौन सा चठी नृत्य करते हैं। और ध्यान रखेंगे चठी नृत्य पे क्या उबाल के दिया जाता है? गेहूं व चना उबाल के दिया जाता है। क्या? गेहूं और चना है, इसको
उसको उबाल कर बांटा जाता है, समझ गए। हरियाणा का अगर सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य हो जाएगा धमाल नृत्य। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में ऐसा कौन सा नृत्य जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो वो नृत्य भी हमारा कौन सा हो जाएगा? धमाल नृत्य हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और क्या पूछे जाते हैं? ध्यान रखेंगे, प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। उसका नाम है कौन सा? लोर नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? लोर नृत्य, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? अब देखो पिछली क्लास में ये क्वेश्चन आया था। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं बार बार इनको लेके आता हूं, ठीक है। मैंने तो सीक्वेंस उठा रखी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जब से एचएससी ने शुरू किया तब से लेके और अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चनों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन। और एचएससी क्या करती है? रिपीटेशन। और एनटीए आपका एग्जाम लेगी सीटी ग्रुप डी का, तो वो भी क्या करेगी? वो भी तो यहीं से उठाएगी क्वेश्चनों को। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये आप देख लेते होंगे कि भाई एनटीए क्या पूछेगी, एनटीए घुमा के पूछेगी क्वेश्चन। पीछे आपने देखा जो सीटी ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है, क्या क्या पूछा गया बताओ? वही कॉमन सी चीजें पूछी गई, बिल्कुल सिंपल पेपर आया। ऐसे ही हवा बना देते हैं, हवे से आपको बचना है। देखो वो क्या कहते हैं कि भाई ये एनसीईआरटी बेस पूछेगा, एनटीए फलाना पूछेगा, ऐसा पूछेगा, वैसा पूछेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप तैयारी कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो चीज डिपेंड करेगी। अब देखो हम क्या सोचते हैं कि भाई एग्जाम में जो है ना इजी क्वेश्चन है इस प्रकार से ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। लेकिन भाई मैं अगर आपको कड़वी सच्चाई बता दूं ना, एग्जाम में जो 60% 50% जो इजी पोर्शन आता है ना, अगर वो आपने सही कर दिया, उसमें से भी अगर आपका एक नंबर भी नहीं कटा ना, तो आपके सिलेक्शन को भी कोई नहीं रोक सकता। हम क्या है, इजी वाले को छोड़ के और हम डीप के चक्कर में फंस जाते हैं, समझ गए। और डीप के चक्कर में इतने उलझ के रह जाते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है वो भी भूल जाते हैं। तो उस चीज को आपको बचना है। इजी क्वेश्चन उसको हल्के में नहीं लेना है, समझ गए। हल्के में किसी को मत लेना। 1857 की क्रांति है, ये हरियाणा के किस जिले में योगदान रहा? अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की जो शुरुआत है हरियाणा में 1857 की क्रांति की क्या बतानी आपको? शुरुआत। ये शुरुआत कब हुई थी? उसके बाद बात आती है हरियाणा में 1857 की क्रांति की सफल शुरुआत कब हुई थी? सफल शुरुआत कब हुई थी? उसके बाद आपको बताना 1857 की क्रांति में हरियाणा में केंद्र बिंदु क्या था? क्या केंद्र बिंदु क्या था? मतलब कि कौन जो केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट 1857 की क्रांति का, वो बताना है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? हांसी के बारे में। हांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एक अपना हिसार आता है, हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उसके बाद मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उसके बाद आप खरखोदा सोनीपत का नाम ध्यान रखेंगे, यहां से क्रांति का नेतृत्व है, ये किसने किया था? ठीक है, खरखोदा सोनीपत। और एक आप झज्जर से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है झज्जर वाला। एक बहादुरगढ़ से ध्यान रखेंगे, किससे? बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ के साथ साथ हमारा जो चरखी दादरी है, वहां से क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं, वो कौन थे? इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक अपना किसके बारे में? पटौदी के बारे में आप ध्यान रख सकते हो। पटौदी गुरुग्राम की आरक्षित सीट है, तो इस पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इतना क्वेश्चन बता दोगे, काफी है, ठीक है। अब देखो भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा में 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857। और ध्यान रखेंगे अगर भारत से पूछ ली जाए क्रांति की शुरुआत, तो भी 10 मई 1857 को हुई थी। और ध्यान रखेंगे वो था हमारा उत्तर प्रदेश का मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से कदम सिंह के नेतृत्व में सेना निकलती है, दिल्ली के लिए रवाना होती है। और 11 मई सुबह, क्या नाम है, 11 मई को सुबह जो हमारा लाल किला था उसके ऊपर झंडा गाड़ दिया जाता है, फिरंगियों को भगा दिया जाता है, लाल किले पे अधिकार कर लिया जाता है कदम सिंह के नेतृत्व में। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा में भी अंबाला से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक हमारा जासूस था जिसका नाम था श्याम सिंह, वो दगा कर गया था। उस श्याम सिंह ने क्या कर दिया था?
अंग्रेजों को पूरी प्लानिंग बता दी थी और ये 10 मई वाली जो क्रांति अंबाला से है ये असफल हो गई थी। उसके बाद हमारे अंदर जोश आया और 13 मई को, कब, 13 मई 1857 को क्रांति की हमने सफल शुरुआत कर दी थी। और इस सफल क्रांति का जो केंद्र बिंदु है वो भी हरियाणा का अंबाला जिला हुआ करता था। कौन सा? अंबाला जिला हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कहां पे किसी भी सेंटर लेवल के एग्जाम में कि भाई हरियाणा के अंबाला से क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो अंबाला से क्रांति का नेतृत्व करने वाला राव तुलाराम था। ध्यान रखेंगे, ये मैं हरियाणा जिक्के के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा आपको, ये इंडिया जिक्के के हिसाब से क्वेश्चन बताया है। वैसे राव तुलाराम ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? नारनौल से किया था, महेंद्रगढ़ से किया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है अस्सी से क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो भाई ये हुकमचंद जैन थे। कौन थे? हुकमचंद जैन का नाम ध्यान रखेंगे। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुनीर बेग। ये दो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे। कहां से? हास्सी से। अब देखो हास्सी हिसार में ही तो है, लेकिन हिसार से क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था शहजादा मोहम्मद। कौन? शहजादा मोहम्मद का नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए? शहजादा मोहम्मद ये हिसार से क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। मेवात से, मेवातियों ने भी भाई क्रांति का नेतृत्व किया और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सदरुद्दीन। सदरुद्दीन ने मेवात से क्रांति का नेतृत्व किया। खरखोदा से बिशारत अली थे। कौन थे? बिशारत अली के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया। झज्जर से कौन थे? ये तो बड़े प्यारे अब्दुल रहमान खां। ध्यान रखेंगे, अब्दुल जो रहमान खां है इसने क्रांति का नेतृत्व किया झज्जर से। बहादुरगढ़ से तो ध्यान रखेंगे बहादुर जंग ने, ठीक है, बहादुर जंग खां ने। तो यहां से करने वाला कौन था? बहादुर जंग खां, समझ गए? बहादुर जंग खां ने बहादुरगढ़ और दादरी से। पटौदी से अकबर अली थे। कौन थे भाई? पटौदी से अकबर अली थे क्रांति का नेतृत्व करने वाले। अब मैं कुछ दो क्वेश्चन आपसे नए बताता हूं कि भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें सबसे पहली फांसी किसको दी गई थी और सबसे लास्ट फांसी किसको लगी थी, ये और बता देंगे। ठीक है, अब देखो भाई हरियाणा का लोहोद्वार किसे कहा जाता है? सभी जानते होंगे जी, बल्लभगढ़ को कहा जाता है। जबकि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो बहादुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, किसको? बहादुरगढ़ को। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो पहली फांसी दी गई थी, प्रथम फांसी, वो किस व्यक्ति को दी गई थी और उसके बाद जो अंतिम फांसी दी गई थी वो किस व्यक्ति को लगी थी, समझ गए? अब देखो जो पहली फांसी दी गई थी ना भाई, झज्जर से जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और उस व्यक्ति का क्या नाम था? अब्दुल रहमान खां। ध्यान रखेंगे, पहली फांसी लगी थी किसको? अब्दुल रहमान खां को। अब्दुल रहमान खां जो कि झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। जबकि अंतिम फांसी इस व्यक्ति को इसके जन्मदिन पर फांसी का तोहफा दिया जाता है और ये अपना हरियाणा का बल्लभगढ़ का शेर जिसका नाम था नाहर सिंह। ठीक है, अंतिम फांसी लगती है किसको? नाहर सिंह को। और ये घटना कब की थी? तो ध्यान रखेंगे इसको फांसी दी जाती है 9 जनवरी 1858 को इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, समझ गए? और एक आपने नूर मोहम्मद का नाम सुना है। कौन? नूर मोहम्मद। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नूर मोहम्मद है, इसने क्या किया था 1857 की क्रांति में? भाई सिरसा से क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जितने भी अपने क्रांतिकारी थे, समझ गए, जितने भी हमारे इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे सारे के सारे जोश से भरे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो क्रांति की एंड हुआ था, क्रांति की अंतिम लड़ाई कौन सी हुई थी? क्रांति की क्या अंतिम लड़ाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो आप कौन सी करोगे? नसीबपुर की लड़ाई। ठीक है, नसीबपुर की क्या लड़ाई हो जाएगी, समझ गए? और आपको भी एनटीए में जो एग्जाम पूछेगी इसमें अंतिम लड़ाई अपनी मान के चलो, अभी से आप प्रयास कर दो। ठीक है, अपना पूरा साम दाम दंड भेद जो भी आपके पास है वो बिल्कुल बलिदान कर दो। ठीक है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नसीबपुर की लड़ाई लड़ देनी है एग्जाम में, समझ गए? तो नसीबपुर की लड़ाई ये क्रांति की अंतिम लड़ाई थी, समझ गए? और ये जो नसीबपुर की लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी? तो आपको पता भाई ये डेट थी 16 नवंबर 1857 को। 16 नवंबर 1857। और नसीबपुर से क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले थे उसका नाम था राव तुलाराम। कौन है? राव तुलाराम है, जो कि अपने साथियों से मदद लेने के लिए अफगानिस्तान चले जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि अफगानिस्तान की जो जलवायु है
वो उसको सूट नहीं करती और वहां पर उसकी अतिसार रोग के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और राव तुलाराम का मकबरा भी कहां पर रहेगा, तो वो भी हमारे काबुल में रहेगा। ध्यान रखेंगे कहां पे रहेगा, काबुल में रहेगा। किसका, राव तुलाराम का मकबरा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जो किस जिले का योगदान रहा, तो भाई सैनिकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। गुड़गांव, हिसार और रोहतक, तीनों जिलों के सैनिकों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था क्रांति में। ठीक है, एक जुनून सा सवार था, किसके लिए, बलिदानी के लिए, देश की बलिदानी के लिए। समझ गए, तो ये उपयुक्त सभी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे चलो, पेहोवा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में आता है। अब देखो भाई, पेहोवा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना। ये जो पेहोवा है ना, इसके बारे में सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे इसका पुराना नाम क्या होता था। क्या, पेहोवा का पुराना नाम क्या होता था, समझ गए। उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं इस पेहोवा को और क्या कहा जाता है। ठीक है, पुराना नाम है। इस पेहोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान आ रहा है जो कि आपको कंफ्यूज करता है। यही खास बात है भाई, हरियाणा जी के ना कंफ्यूज करती है कि भाई क्या चीज कहां पे, कैसे और कैसे याद किया जाए। और मैं इस चीज की भाई एक्चुअल में गारंटी देता हूं कि आपने एग्जाम तक अगर कंटिन्यू क्लास देख लेना, बिल्कुल एक एक चीज अगर ध्यान से सुन लेना, तो 25% जो हरियाणा जी के पूछी जाएगी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आधे क्वेश्चन की तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता, अपनी क्लास से बाहर से भी आ जाए, लेकिन 25% पूरा अपना टारगेट रहेगा। धुआं धुआं क्या आग लगा देंगे भाई। देखो पेहोवा का अन्य नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे पेहोवा का ना, सॉरी, पुराना नाम क्या था इसका, पृथुदक हुआ करता था। जैसे कल मैंने बताया था ना अग्रोवा का अग्रोदक है, इसी प्रकार से इसका क्या होता था, पृथुदक। अब देखो इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस है ना, पितरों के श्राद्ध हेतु ये फेमस रहेगा। और पितरों के श्राद्ध के कारण इसको हम हरियाणा का गया कहते हैं, है ना। हरियाणा का इसको क्या कहा जाता है, गया कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो हमारा पेहोवा है ना, ये क्या था, मिहिर भोज के समय में फेमस था। कौन सा, राजा मिहिर भोज। अब ये मिहिर भोज कौन था, तो ध्यान रखेंगे गुर्जर प्रतिहार, समझ गए, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। किस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश से आता था मिहिर भोज। और इसी मिहिर भोज के समय में यहां पे क्या होता था, घोड़ों का व्यापार। क्या होता था मेरे भाई, घोड़ों का व्यापार होता था। किसके समय में, राजा मिहिर भोज के समय में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पेहोवा का पुराना नाम बता दिया, पेहोवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है पितरों के श्राद्ध के लिए, मिहिर भोज। लेकिन मैं बताने वाला था आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ ले पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा हरियाणा में कहां पर है। क्या पूछ ले, पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा, पंचमुखी शिव भगवान की क्या पूछ लेगा, शिव भगवान की प्रतिमा के बारे में, ये हरियाणा में कहां पे रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है ना पंचमुखी से, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति कहां पर है, किसकी, हनुमान जी की जो मूर्ति है वो कहां पर है, समझ गए। ये आप मेरे को बताएंगे। एक चिट्टा हनुमान जी की मूर्ति, चिट्टा हनुमान जी की क्या पूछ ले, मूर्ति। और कल मैंने एक मूर्ति बताई थी आपसे, किसकी, गुप्तकालीन, किसके समय की, गुप्तकालीन समय की। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके समय की, गुप्तकालीन के समय की। सूर्य भगवान की मूर्ति हमें कहां से मिली है, किसकी, सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है वो आपको कहां से मिली है, इसके बारे में। अब इस प्रकार से चीजें पढ़ लोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। अब देखो भाई, पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा की बात करें तो ये हमारा और कोई स्थान नहीं, वो हमारा पेहोवा ही था। ठीक है, अगर पंचमुखी हनुमान जी की मैं प्रतिमा की बात करूं तो ये हमारा कहां हो जाएगा, यमुना नगर। अगर मैं चिट्टा हनुमान जी की मूर्ति की बात करूं तो ये भी हमारा कौन सा, यमुना नगर। गुप्तकालीन सूर्य भगवान की प्रतिमा भाई साहब अग्रोवा से मिली है। कहां से मिली है, अग्रोवा से। अग्रोवा कहां पर रहेगा, तो ये हमारा हिसार जिले में रहेगा। अगर गणराज्य की क्या होती थी, राजधानी होती थी अग्रोवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पेहोवा तीर्थ स्थल की अपन बात करें तो ये हमारा कुरुक्षेत्र में, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। अगर सन्निहित सरोवर के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि भाई जो सन्निहित सरोवर है ये भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया जाता है। और इसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं सन्निहित सरोवर से, तो इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो भी दुखी भटकती आत्माएं, ठीक है, वो जो स्नान करने से उनको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। वो सरोवर भी कौन सा है, वो सरोवर भी सन्निहित सरोवर रहेगा। आ रहा है ना भाई मजा, छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो देखना, धुआं धुआं क्या आग लगा देंगे। अब देखो भाई, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार किस नगर में स्थित रहेगा, औद्योगिक विहार किस नगर में
पे स्थित रहेगा? तो भाई औद्योगिक क्षेत्र उद्योग बिहार, और उद्योग बिहार की अपन बात करें तो ये गुरुग्राम में कहां पे स्थित रहेगा? गुरुग्राम में ये स्थित रहेगा। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक यार यहां से एक मंदिर आता बड़ा फेमस, मैं कल ही पढ़ रहा था, ठीक है, और वो मंदिर था भीमकुंड मंदिर। समझ गए कौन सा? भीमकुंड मंदिर। और एक मंदिर आता है क्या? एकलव्य मंदिर। समझ गए? ये मंदिर है, ये मैं कल ही पढ़ रहा था, बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद आ गया, मैं बता देता हूं। देखो भीमकुंड मंदिर है ना, ये कहां पे रहेगा? पिंचा खेड़ा में रहेगा। कहां पे रहेगा? पिंचा खेड़ा गुरुग्राम में। और एकलव्य मंदिर कहां पे रहेगा आपका? खांडसा में। कहां पर? खांडसा में। समझ गए? ये भी गुरुग्राम में। लेकिन हमने देखा था ना कल ही शायद एक तीज का मेला देखा था, पंजा खेड़ा। कहां पर? पंजा खेड़ा। पिंचा खेड़ा और पंजा खेड़ा अलग से भाई, समझ गया? इनमें फर्क करना सीख जाओ। पिंचा खेड़ा गुरुग्राम में, पंजा खेड़ा अंबाला में रहे है, ठीक है। तो यो आपने ध्यान रखना। सर एकलव्य मंदिर है ना, ये किसी व्यक्ति के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से भारत का एकमात्र मंदिर रहेगा जो कि हमारा गुरुग्राम जिले में है। एकलव्य को तो सभी जानते हैं ना भाई, गुरु दक्षिणा में उसने, मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा था? उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा था। ज्यादा चर्चा तो हम इसके बारे में करेंगे नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं। अंगूठा मांगा तो 1 मिनट में काट के ऐसे भगा दिया, ठीक है। और बताया जाता है कि जिस स्थान पे एकलव्य का अंगूठा गिरा था, उसी स्थान पे आज के दिन एकलव्य मंदिर रहेगा। समझ गए? गुरुग्राम। चलो आगे। उसके बाद नारनौल क्षेत्र में सतनामी सेना और किस मुगल सम्राट के बीच में युद्ध हुआ था? तो अब देखो भाई, ये सतनामी कौन थे? या भाई एक संप्रदाय थी हमारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतनामी हमारी क्या थी? तो सतनामी हमारी एक संप्रदाय थी, ठीक है, ये हमारी एक संप्रदाय थी। और ये जो सतनामी संप्रदाय है, ध्यान रखेंगे किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये मुंडन करके रखते थे। किसके लिए? मुंडन के लिए ये प्रसिद्ध थी, मुंडन के लिए जानी जाती थी। इसकी स्थापना पूछ ली जाए आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1542 में हुई थी। समझ गए? 1542 में स्थापना किसने की थी? तो उस व्यक्ति का नाम था वीरभान। वीरभान ने स्थापना कहां पे की थी इसकी? तो ध्यान रखेंगे वो विजेश्वर में की थी। कहां पे की थी? विजेश्वर में की थी। ये कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। विजेश्वर महेंद्रगढ़ में वीरभान ने 1542 में स्थापना की सतनामी संप्रदाय की, जो कि मुंडन के लिए प्रसिद्ध थी। समझ गए? किसके लिए प्रसिद्ध थे? मुंडन के लिए प्रसिद्ध थी। अब भाई इनके साथ कर दी टीच, और ये टीच कर दी जाती है किनके द्वारा? औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा। और जैसे भाई साहब कोई किसी से ये कहता नहीं, समझ गए, और ये किसी से कुछ बोलते नहीं, और इनके साथ टीच कर दी, तो इन्होंने फिर क्या किया? तो इन्होंने कर दिया विद्रोह। समझ गए? तो भाई विद्रोह तो कर देते हैं, मतलब कि आपको पता समाई की कोई ना कोई हद होती है, वो सीमा ये पार कर गई थी मुगली सेना, ठीक है। और मुगली सेना के साथ इनका विद्रोह, ध्यान रखेंगे, 1672 में हुआ था। समझ गए? और उस समय पे जो सम्राट थे वो कौन से? अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट जिसका नाम था औरंगजेब। ऐसा मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। वो कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। तो भाई बहुत जल्दी ही अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी क्लास को कंटिन्यू देख रहा है और वो अगर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा है, तो बहुत जल्दी ही मैं दिल्ली पुलिस यानी कि 50 नंबर की वहां पर इंडिया जीके पूछी जाती है, उसका भी ऐसे ही पोस्टमार्टम कर देंगे। बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं दिल्ली पुलिस को फोकस करके इंडिया जीके, उसकी अलग से क्लास रहेगी। और जो सीटी के लिए ही है केवल, उनकी ये क्लास तो बिल्कुल हमेशा परमानेंट पेपर तक भाई साहब बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। कभी एक आध दिन की दिक्कत हो सकती है, वो भी टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है, मेरे पर्सनल जो है अपने उसके कारण, तो मैं कभी भी जो क्लास है उसको ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है, चाहे फिर मेरे को थोड़ा लेट सेट लेनी पड़े, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्लास कंटिन्यू आएगी आपकी। उसके बाद आगे चलो, आगे बात आती है हरियाणा किस भौगोलिक भाग शिवालिक पर्वत में स्थित है? मतलब हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो आपको यह बताना है जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक श्रेणियां है, वो हमारी कहां पर स्थित रहेगी। अब देखो इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम, है ना, और इसका पोस्टमार्टम कुछ अलग तरीके से करते हैं। अब इस पे करते हैं इसका पोस्टमार्टम। अब देखो मेरे भाई, ये अपना क्या है? प्यारा सा हरियाणा, ठीक है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है भाई। और ये हरियाणा है तो आपको पता है इधर हमारे 3 जिले बसे हुए हैं, समझ गए। और वो जो 3 जिले बसे हुए हैं वो कौन सा? इधर हमारा पंचकुला रहेगा, इधर हमारा कौन सा? अंबाला रहेगा, और इधर हमारा जिला कौन सा है? वो हमारा है यमुनानगर, समझ गए। अब आप ये देखो जो शिवालिक श्रेणियां है ना भाई अपनी, वो जो शिवालिक श्रेणियां है उनका विस्तार इन 3 जिलों में है। कहां पर? इन 3 जिलों में है। अब आप
समझ गए होंगे। ये अपने हरियाणा का मध्य भाग है। यहां से अगर हम देखें ये किधर पड़ेगा तो आप कहोगे इस तरफ पड़ेगा। ये हमारा कौन सा भाग, उत्तर, और ये हमारा कौन सा भाग, पूर्व। तो शिवालिक श्रेणी कहां पे हुई तो आप कहोगे जी उत्तर पूर्व। कहां पे हुई, उत्तर पूर्व। समझ गए, तो इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब देखो ये जो शिवालिक श्रेणी है ये किससे निकली है भाई, तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना इंडिया के, तो उसमें आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा। और हिमालय में कौन सा हिमालय, जो नीचे वाला, समझ गए, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक बाह्य हिमालय। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन शिवालिक जो हमारी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और इस शिवालिक श्रेणी का ध्यान रखेंगे दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम हम इनको बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाह्य हिमालय। फिर आपसे पता क्या कहेगा कि इसका विस्तार कहां तक है। ठीक है, और विस्तार की अगर आपसे बात कर लेना तो वो तो आपको पता ही है कि भाई हम पे करके याद रख लेंगे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। फिर आपसे कहेगा कि भाई हम भूगोल की बात करें, किसकी, भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हरियाणा का कितना पार्ट है, समझ गए। यानी कि आपको पता है हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्र से, इस क्षेत्रफल से जब हम इसको कंपैरिजन करवाएंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1.67% हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे क्या है, शिवालिक की श्रेणियां स्थित है। समझ गए। अब देखो भाई ये जो शिवालिक की श्रेणियां है इसका निर्माण हिमालय से बाद में बताया जाता है। और जब इसका निर्माण बाद में हुआ तो ये कैसी श्रेणी होगी, तो शिवालिक श्रेणी को हम नवीनतम श्रेणी भी कहेंगे। ध्यान रखेंगे शिवालिक श्रेणी को हम नवीनतम श्रेणी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है भाई। फिर बात आती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हाइट पे बात करेंगे। और हाइट पे बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 900 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई बताई जाती है। एवरेज ऊंचाई है ये, औसत ऊंचाई है इसकी। लेकिन फिर उसमें भी कोई एक पीक पे होगी, और वो चोटी पीक पे है उसका तो सभी को पता है कि जी इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, करहो। और इस करहो की ऊंचाई कितनी, 1514 HSC मानती है। 1514, वैसे तो एक्चुअल में 1467 है। अब देखो मनोहर सरकार ने क्या किया, तो उसने देखा कि भाई यहां पर जो है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति है, मतलब ये पर्यटक के लिए जाता है, क्योंकि इसी शिवालिक श्रेणी में अपने हरियाणा का एकमात्र हिल्स स्टेशन रहेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लो कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ हरियाणा का एकमात्र हिल्स स्टेशन, ठीक है, और ये जो हिल स्टेशन के बारे में पूछ ले तो वो क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी मोरनी की पहाड़ी, मोरनी हिल्स। अब बात ये आती है कि भाई ये जो मोरनी हिल्स है यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जाते होंगे। अब पर्यटक जाते हैं तो आपको पता है भाई, आप भी कभी घूमने जाते होंगे, किसी को बस चढ़ती है, किसी को गाड़ी चढ़ती है, समझ गए। फिर भी हमारा मन बड़ा चंचल है, और मन चंचल है तो हम क्या करेंगे, हम घूमने तो जाएंगे ही, समझ गए। अब घूमने जाएंगे तो किसी के बीच में तबीयत खराब हो गई तो आपको पता है ना, वो पहले संतरा वाली गोली आती थी, ठीक है, वो खा ली, हाँ भाई सही हो जाएगा। इसके अलावा संतरे, ये क्या नाम है अपनी, संतरे की गोली आती थी। इसके अलावा और भी वो छोटे छोटे वो बेचते रहते हैं ना, उसमें क्या नाम है, बस वगैरह में बेचते रहते हैं, 10 की पुड़िया, 10 की पुड़िया, 10 की पुड़िया, वो पुड़िया खा लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, बोले भाई घबराहट है ना वो मिट जाएगी। ठीक है, जो ठंडक हो जाएगी, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अब बात आती है भाई मोरनी हिल्स पे क्या अवेलेबल होगी, तो वहां पे तो कोई स्टैंड वटैंड भी नहीं पड़ेगा। तो अपनी हरियाणा सरकार ने क्या किया, बोले हम ये करते हैं यहाँ पर ना मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर देते हैं आरोग्यम नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2017 की बात है, और मनोहर सरकार ने एक क्या शुरू की, यहाँ पे आरोग्यम नाम से एक सेवा शुरू की, और वो हमारी कौन सी थी, मोटरसाइकिल, क्या थी, मोटरसाइकिल सेवा। समझ गए। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। तो एक छोटी सी बात और बतानी है मेरे को, और जब हम इस प्रकार से करने ही लग गए तो वो छोटी सी बात और देख लेते हैं, और वो बात हमारे लिए क्या है, तो ध्यान रखेंगे। एक चीड़ का नाम सुना होगा, और एक आपने देवदार का नाम सुना होगा, एक आपने साल का नाम सुना होगा, एक खैर का नाम सुना होगा। चीड़ देवदार हो गया, साल खैर हो गया, नमक हो गया, इसके अलावा सिंदूर हो गया। और आपसे पूछेगा ये जो पेड़ पौधे हैं ये कहां पे पाए जाते हैं, तो अगर सारे पूछ ले और किसी श्रेणी का नाम पूछ ले, आंख मिच के शिवालिक श्रेणी। लेकिन जब ये पेड़ पौधे किसी जिले के नाम से आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मेटने के लिए तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। ठीक है, दिक्कत में भाई साहब किसी को
इनको नहीं होने दूंगा। समझिए, कहने कै प्रकार की दिक्कत है, कहने कोई भी बीमारी है सीधा मेरा तो संपर्क कर सके ऐसे सारी दिक्कतों को इलाज। ठीक है, तो चीड़ और देवदार है ये हमारा पाया जाएगा कहां पर, तो ध्यान रखेंगे पंचकुला में। समझ गए, और पंचकुला में कौन, वो हमारी मोरनी। समझ गए, जबकि साल खैर नमक सिंदूर की अपन बात करें तो ये हमारा किस जिले में, यमुनानगर। और यमुनानगर में कहां पर, तो वो हमारा कलेश्वर वन। ठीक है, कौन सा, कलेश्वर वन में पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के पौधे। दो ये बहुत बार पेपरों में ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपने क्वेश्चन पे। अच्छा चलो, हाँ चलो फिर बाद में एक बात कर लेंगे और, तो ठीक है। अब देखो महाभारत का मूल नाम क्या है, इसका पोस्टमार्टम हम फिर कभी करेंगे, अभी बस आप ये ध्यान रख लो इसका नाम है जय संहिता। क्या है, जय संहिता। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है, मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी। वाह भाई वाह। जो ये है ना अपना नदी का क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में ना था, इसके अलावा हर क्लास में मैं नदी का क्वेश्चन लेकर आया हूं। ज्यादा वक्त इस पे खराब नहीं करेंगे, और ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे तो आसान भाषा में क्या समझेंगे कि जो हमारी मारकंडा नदी है ये निकली कहां से है, तो ध्यान रखेंगे ये शिवालिक पहाड़ी से। कहां से, शिवालिक पहाड़ी, नाहन क्षेत्र, कटासन मंदिर के समीप से ही निकली होगी, यही नदी होगी मारकंडा। हाँ जी, यही नदी है मारकंडा। अब देखो ये जो मारकंडा नदी है शिवालिक की जो पहाड़ी है वहां से निकली, फिर आपसे कहेगा हरियाणा में कहां से तो प्रवेश किया होगा, हरियाणा में प्रवेश, दिक्कत आएगी यहां पर, जो भाई साहब इस दिक्कत को मेट दिया जाएगा। मैंने बताया था ना मैं दिक्कत मेट दूंगा। दिक्कत क्या है कि काला अंब, काला अंब वो स्थान जहां पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये कंफ्यूज करेगा। और ध्यान रखेंगे भाई साहब, मैं बात बताऊं आपको काला अंब की, तो यहां पर लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। समझ गए, अहमद शाह अब्दाली, समझ गए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठा लड़ाई को हार गए, सदाशिव राव भाव नेतृत्व कर रहे थे लड़ाई का। अब लड़ाई हार गए, कोई दिक्कत नहीं, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। जीत के भी इसने भाई साहब कोई इतिहास नहीं रचा। समझ गए, वैसे तो यार इतिहास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि इसने इतिहास ही रच दिया, लेकिन ये लड़ाई क्या हो गया था, जीत गया था। जीतने के बाद भी इतने लंबे समय तक मतलब व्यक्ति ना जीवित नहीं बचा। इसके पीछे रीजन था, इसका जो गुरु था ना, इसका कौन, गुरु, इसका स्वामी, और इसके स्वामी को तो आप जानते हो ना जिसका नाम था नादिर शाह, उसी का तो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह जिसने करनाल का युद्ध लड़ा था 1739 में, और वो हमारे करनाल से क्या लेके गया था, तो युद्ध लड़ने के बाद भाई साहब दिल्ली के लाल किले से गुजर रहा था, और जैसे ही लाल किले से गुजरा उसकी निगाह पड़ती है किसके ऊपर, उसकी नजर पड़ी तख्ते ताउस म्यूर सिंहासन जो कि शाहजहां ने बनवाया था। अब वो इतना सुंदर था, ठीक है, और सिंहासन की तो भाई साहब लड़ाई है, पहले भी थी आज भी है। और जैसे सिंहासन देखा उसने, तो उसमें भाई साहब उसने एक चीज और देखी, ठीक है, उसकी नजरें रंगीन हो गई। अब वो चीज क्या थी, वो था कोहिनूर का हीरा, और वो जो हीरा है ना उसको आज तक किसी ने कोहिनूर नहीं कहा था। अब वो हीरा भी इसी वेट में था, कोई आए मेरी तारीफ करे, मेरे को कोहिनूर कहे, और वो तारीफ कर दी किसने, वो तारीफ कर दी नादिर शाह ने। और नादिर शाह ने जैसे हीरे को देखा तो उसके मुंह से वो लफ्ज निकले कि ये तो कोहिनूर है, और उसको लूट के अपने साथ ले गया। अब बताया ये जाता ये कोहिनूर का जो हीरा है ना ये बड़ा अभागा है, मनुष्य है, और मनुष्य क्या, जैसे वो हीरे को लेके गया कुछ समय बाद धराशाह हो गया। कौन, नादिर शाह। फिर हीरा उसके सेनापति के पास आ गया, युद्ध तो जीत लिया, कुछ समय के बाद ये भी धराशाही हो जाएगा, ठीक है, कभी बताएंगे इसकी स्टोरी। अब हुआ क्या, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच काला अंब का जिक्र हो रहा था, और ये लड़ाई पानीपत में लड़ी गई थी। कहां पे, पानीपत में। अब दिमाग में मेरे को एक ही क्वेश्चन घुसना था आपके, और वो क्या, काला अंब आपका अंबाड़ा में भी है। कहां पे है, अंबाड़ा, जहां से मारकंडा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। और एक काला अंब आपका कहां पे है, पानीपत में भी रहेगा, ठीक है। तो काला अंब नामक हरियाणा में 2 स्थान है, कभी कंफ्यूज मत होना। एक जहां से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, और दूसरा जहां पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, कौन है, काला अंब। ध्यान रखेंगे। अब देखो काला अंब से इसने प्रवेश किया, काला अंब से सीधी ये कुरुक्षेत्र में चली गई, और कुरुक्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है अरुणाई गांव। इसी अरुणाई गांव के नाम से इस नदी का नाम भी क्या पड़ा था, अरुणा पड़ा था। और ये नदी किसकी बात हो रही है, मारकंडा नदी की, ठीक है। और ध्यान रखिए वो मारकंडा नदी ही है जो हरियाणा में सेनिसा झील का निर्माण करती है,
ठीक है। एक नदी जिसका नाम है घग्गर नदी, जो तलवाड़ा झील का निर्माण जाके राजस्थान में करती है। इसी प्रकार मारकंडा नदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेनिसा झील का क्या करती है, निर्माण करती है। और सेनिसा झील कहां पे रहेगी, कुरुक्षेत्र में रहेगी। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। और क्या बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन ये लेके आया मैं आपके लिए, ठीक है। और ये है सर छोटू राम। इसने भाई साहब कई दिन से मेरा जी दुखी कर रखा था, हर क्वेश्चन में आ रहा था। फिर मैंने सोचा छोटू राम का पोस्टमार्टम करेंगे चलते चलते, तो इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान तो सभी जानते हैं, कल भी बताया था, गढ़ी सांपला। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए सर छोटू राम ने जो स्नातक की पढ़ाई है वो कहां से की, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए वकालत की जो पढ़ाई है वो कब और कहां से की, वकालत की जो प्रैक्टिस है वो इसने कब शुरू की, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए इसकी जो सहायता करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में, 1916 के बारे में, ठीक है। 1916 में क्या महत्वपूर्ण घटना थी, 1920 और 22 के बीच में इसने क्या किया था, 20 और 22 का पूछ ले। इसके अलावा आपसे पूछ ले 1923 में इसने क्या कारनामा किया, 1924 में छोटू राम ने क्या किया, उसके बाद 1927 में इसने क्या किया, 1937 में क्या कारनामा हुआ, 1945 में क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखो सारा हमने कर दिया, मात्र 1 मिनट लगेगी भाई, छोटू राम का पोस्टमार्टम। अब देखो जन्म है ना, जन्म हुआ था इसका 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 सर छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ। स्नातक की पढ़ाई भाई साहब ने करी थी 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज से, क्या है सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि हमारा दिल्ली में रहेगा। वकालत की पढ़ाई भाई साहब ने 1910 में पूरी कर ली थी, आगरा से, कहां से, आगरा से। प्रैक्टिस भाई साहब ने शुरू करी 1912 में, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायता करने वाले थे छज्जू राम, ठीक है। कौन थे, छज्जू राम। और सेठ छज्जू राम थे, दानी सेठ हुए भिवानी से संबंधित, और भिवानी के अलग पूरा गांव से संबंधित हो जाएंगे। 1916 में इसने क्या किया था, तो एक समाचार पत्र बताया था मैंने जिसका नाम था जाट गजट, और जाट गजट तक क्वेश्चन आ गया तो गलत करका होगा, लेकिन आपने गलत नहीं करना से। जाट गजट, जाट गजट के था तो ध्यान रखेंगे एक साप्ताहिक पत्रिका थी, के थी क्या, साप्ताहिक समाचार पत्र था जाट गजट, समझ गए। रोहतक से निकलते हो। 1920-22 में हरियाणा में के चलो असहयोग आंदोलन, और ध्यान रखेंगे जो असहयोग आंदोलन था को विरोध भी कहने कराया था, तो इसका विरोध करने वाला था छोटू राम। 1923 में इन्हें बना ली अपनी यूनियनिस्ट पार्टी, कौन सी, यूनियनिस्ट जो पार्टी है ये बना ली। और ये पार्टी किसके साथ मिलके बनाई, तो इसने बनाई थी सिकंदर और एक हयात करके थे ना, हयात और एक शायद हुसैन करके थे, पता नहीं भाई, एक बार देख लेना है ना, दिमाग से स्लिप हो गया। सिकंदर हयात करके कोई व्यक्ति था, उसके साथ इसने बनाई थी। उसके बाद 1924 में इसने क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे जमींदारा लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, जमींदारा लीग, कब, 1924। 1927 में अंग्रेजों ने इसको एक उपाधि दे दी, बना दिया इसको बहादुर, और ये बन गए अपने राय बहादुर सर छोटू राम। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, क्या हुए, पूरे भारत में प्रांतीय चुनाव, और इन प्रांतीय चुनाव में जो हमारे सर छोटू राम थे, इसकी यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में सरकार बना दी। और ये कारनामा जब अंग्रेजों ने देखा तो इसको कहा सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर छोटू राम, सर झुका दिया भाई साहब अंग्रेजों ने, ठीक है। तो भाई साहब इसको क्या उपाधि दे दी, सर की उपाधि दे दी, समझ गए। और 1945 9 जनवरी को वो दुख की घड़ी, और भाई साहब ये सदा सदा के लिए भगवान के अल्लाह के प्यारे हो गए, कौन, सर छोटू राम, समझ गए। अब सर छोटू राम के निवास स्थान, ठीक है। और भाई साहब मैं इसके जब भी निवास स्थान को पढ़ता हूं तो भाई साहब मैं बिल्कुल प्रेम से भर जाता हूं, ठीक है। और इसका निवास स्थान क्या था, तो इसके निवास स्थान को कहा जाता है प्रेम निवास कहा जाता है, ठीक है, यानी कि नीली कोठी, समझ गए, नीली कोठी। और या जो नीली कोठी से इन्हें प्रेम निवास का नाम था जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने कि भाई जो हमारा एक तंत्र वाद्य यंत्र है, लोक गायक कंपोज, ठीक है, करते हैं, वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है, समझ गए। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, घना करेंगे तो आप दिक्कत कर जाओगे। अब देखो राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र, राज्य का
प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी कि अपने हरियाणा राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है, फिर आप मेरे को बताएंगे वो जो, चलो इसको हम बाद में करेंगे, राज्य का प्रमुख जो हमारा वाद्य यंत्र है ये कौन सा है। उसके बाद बताएंगे राज्य में जो सारंगी वादक हैं, ठीक है, हरियाणा में जो सारंगी वादक जाने माने वो कौन है और कहां से आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और व्यक्ति है हरियाणा का दूसरा सारंगी वादक। इन 3 क्वेश्चनों के आप मेरे को आंसर करेंगे जल्दी से, और आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो इन तीनों क्वेश्चनों को, जिसको मैं चेक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको क्या बताने हैं, सारंगी वादक 2 बताने हैं। ठीक है, और एक आपको बताना है राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र। समझ गए। देखो भाई, अब इन तीनों का पोस्टमार्टम कर देते हैं और तीनों का पोस्टमार्टम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे ना। इकतारा का नाम सुना होगा आपने, कौन सा होगा, वो होगा इकतारा। ठीक है भाई, इकतारा किससे बजाया जाता है, उंगली से। ठीक है भाई, उंगली से ऐसे। उसके बाद राज्य में जो सारंगी वादक हैं वो मुंशीराम जोगी का नाम ध्यान रखेंगे। किसका, मुंशीराम जोगी। ठीक है, ये सारंगी वादक है, भिवानी से आते हैं मुंशीराम जोगी। उसके बाद एक मुजीद करके है। ठीक है, इस व्यक्ति का मैं नाम चेक कर लेता हूं, मजीद है भाई। हाँ, दूसरा जो सारंगी वादक है ना वो मजीद, कौन है, मजीद है। तो मुंशीराम जोगी और मजीद को आपको ध्यान रखना है। मुंशीराम जोगी का संबंध भिवानी से और मजीद का संबंध कहां से, जींद से। ये कौन है भाई, दोनों सारंगी वादक है। ठीक है, ये प्रमुख अपना वाद्य यंत्र है। और उसके बाद ये जो हमारा एक तंत्री वाद्य यंत्र लोक गायक कंपोज करते हैं, वो आंसर होगा क्या, सारंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था, नहीं लिखा तो एक क्वेश्चन और वो बताएंगे आप, जो हमारे वाद्य यंत्र है इनके प्रकार, क्या वाद्य यंत्र है ये कितने प्रकार के होते हैं। और देखो वाद्य यंत्र के अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो ध्यान रखेंगे वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, तो भाई वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब आप क्वेश्चन करोगे मेरे से कि ये जो 3 प्रकार हैं वाद्य यंत्रों के ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको मैं आज नहीं बताने वाला, इसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। वो 3 यंत्र कौन कौन से हैं इसको जानने के लिए आपको हमारे चैनल पे बना रहना पड़ेगा। अगली क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा। कल फिर से इसी वक्त हमारी अगली क्लास आएगी, उसमें हम इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करवाना है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करवाते, बिल्कुल कंजूसी बरतते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आज की क्लास और आज का जो सेशन है वो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और बहुत ही हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में इससे भी भयंकर ऊर्जा और भयंकर कंटेंट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।